वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हम लोग का चैप्टर है ल्यासा की ओर, ठीक है, उसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे, जिसमें हमारा कवि का जीवन, जो हमारे लेखक हैं उनका जीवन परिचय हम लोग देख चुके हैं और पार्ट को शुरू कर चुके हैं। पार्ट हमारा कुछ इस प्रकार है कि जो लेखक हैं यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब हम कहीं की यात्रा करते हैं और बाद में उसकी यादों को हम किसी को बताते हैं या अपनी लेखनी के द्वारा दूसरों को उसके में हमारे क्या क्या अनुभव थे ये बताते हैं, शेयर करते हैं, तो उसको यात्रा वृत्तांत बोला जाता है। तो ये जो ल्यासा की ओर जो आपके सामने कहानी है, इससे ये एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो लेखक हैं वो भिखारी के भेष में तिब्बत की ओर जाते हैं। उस वक्त में तिब्बत जाना हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तानियों को अनुमति तिब्बत जाने की नहीं थी उस वक्त। तो लेकिन हमारे यहाँ का जो सामान था, जो निर्यात होता था तिब्बत की ओर, तो उसका एक रास्ता था। तो वहां से ही लेखक जो है भिखारी का रूप धारण करके जाते हैं तिब्बत की ओर। और उनका एक साथी है, उसका नाम है सुमति। तो वो सुमति उनके साथ जा रहा है, जो वहाँ पे लोगों को, तिब्बत के लोगों को जानता है। तो जो लेखक हैं उनको रास्ते में ठहरने में कोई परेशानी पेश नहीं आती है, और इसलिए भी वो भिखारी का भेष धारण करके जाते हैं कि रास्ते में डाकुओं का बहुत खतरा था। वहाँ पे एक रास्ता ऐसा पड़ता था जहाँ मीलों तक कोई गांव नहीं होता था, कोई एक भी आदमी वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर वहाँ पे कोई आपको मार के डाल भी दे तो सालों तक आपकी लाश का पता ना चले, क्योंकि वहाँ ना पुलिस जल्दी से आती थी, क्योंकि वहाँ पे किसी का आना जाना था ही नहीं। इस वजह से वो रास्ता बहुत खतरनाक था। और दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न ये था वहाँ पे डाकुओं के होने का, क्योंकि तिब्बत की ओर जो है वहाँ पर जो आप पिस्टल रखेंगे या गन रखेंगे, बंदूक रखेंगे, तो आपको उसका लाइसेंस होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा कानून, बंदूक का कोई कानून है ही नहीं। जैसा कानून हमारे हिंदुस्तान में है वैसा कानून वहाँ है नहीं। तो डाकू क्या करते थे? सबसे पहले अपने सामने आने वाले यात्री को सबसे पहले वो गोली से मार के मतलब मार डालते थे उसको। उसके बाद देखते थे कि उसके पास कुछ लूटने लायक वस्तु है या नहीं है। और क्यों मारते थे? क्योंकि वहाँ पर ये जो था असले का कानून ही नहीं था। तो सबके पास कहीं ना कहीं कोई असलहा ज़रूर होता था, मतलब बंदूक कोई सब रखते थे वहाँ पे। जैसे आज के हम लोग के घर में आपको डंडा ज़रूर देखने को मिल जाएगा, वैसे ही वहाँ पे सबके घरों में एक एक बंदूक ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो अगर डाकू आपको नहीं मारेंगे तो आप डाकू को मार देंगे, इस डर से डाकू सबसे पहले आपको मार डालेंगे और उसके बाद देखते थे कि उनके पास कुछ लूटने लायक वस्तु है या नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ने यही सब चीज़ें बताई हैं। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जब हम रास्ते में चलते चलते थक जाते थे तो हम कहीं पे बैठ के विश्राम कर लेते थे, और जब हमें डाकुओं का भय होता था उस वक्त हम क्या करते थे? उस वक्त पे हम जल्दी से अपनी टोपी उतार कर सड़क पे बैठ जाते थे, जेब निकाल कर भीख मांगना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो जिससे डाकू को पता चले कि हम भिखारी हैं, तो हमसे वो क्या लूटपाट करेंगे, हमारे पास होगा ही क्या। फिर आगे चलकर जब ये लोग थक गए रास्ते में, तो इन्होंने अपने दोस्त, जो उनका मित्र सुमति था, उससे बोला कि हम लोग 2 घोड़े कर लेते हैं, जिसपे हम अपना सामान लाद देंगे और हम लोग अपनी यात्रा को थोड़ा सा आराम से करने वाले हो सकेंगे। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट है आप लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। पेज नंबर 27। आदित्य बंसल, बेटा आपके पास बुक है? ओके, यस, स्टार्ट करो बेटा पढ़ना। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए सब लोग। डांडे, डांडे से पहले एक जगह चाय पी, मतलब एक और जगह का नाम है डांडे। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस यात्रा में जगहों के नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो डांडे से पहले उन्होंने एक जगह चाय पी और डांडे के ऊपर जा पहुंचे। यस बेटा। दक्षिण तरफ
मतलब यहाँ पे बताया गया है कि पहाड़ों पे जब आप लोग कभी पहाड़ों को देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, पहाड़ों पे पेड़ देखने को मिलेंगे, खूब ढेर सारे पेड़, मतलब जो देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। हम लोग क्यों जाते हैं हिल स्टेशन, कि खूब ग्रीनरी होती है, खूब अच्छा मौसम होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे पहाड़ों पे क्या ऐसा क्यों बोला गया नंगे थे, क्योंकि वहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं था, बिल्कुल वो बिल्कुल खाली थे। यस बेटा। झंडियों। ओके, यस बेटा, थैंक यू आदित्य। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि बता रहे हैं, यहाँ पे लेखक ने जो अनुभव किया वो बता रहे हैं कि हमको थोड़ी दूर चलने पर पहाड़ियाँ दिखाई देने लगी, श्वेत पहाड़ियाँ क्यों दिखाई दी, जहाँ पे बर्फ ढकी हुई थी। जब आपने देखा होगा कि जब आप बर्फ से ढके पहाड़ों को दूर से देखेंगे तो वो एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, उनपे एक अलग तरीके की रोशनी, जब हम सूर्य की रोशनी पड़ती है तो एक अलग तरीके की चमक दिखाई देती है। तो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमको कुछ ऐसे पहाड़ दिखे जो बर्फ से ढके थे, और कुछ ऐसे पहाड़ भी थे ना तो वहाँ पे कोई हरियाली थी, ना बिल्कुल उसके ऊपर बर्फ थी, ठीक है, बिल्कुल वो बंजर की तरह समान दिखाई पड़ते थे। फिर उसके आगे जब वो पड़े तो बीच बीच में उनके देवता जो कभी अगर आप लोग पहाड़ों पे गए हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रास्ते में आपको रंग बिरंगी झंडियां बंधी हुई मालूम पड़ती हैं, और आजकल कई लोग अपनी कार्स के पीछे भी वो झंडियां लगाने लगे, तिब्बती झंडियां। उसका क्या अर्थ होता है कि वो लोग अपने देवता के लिए उन झंडियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो भी जानवर मर जाता है या बलि चढ़ाते हैं तो उसके जो बंजर उसका जो होता है तो उसको आके वो वहां पर समर्पित कर देते हैं, जो उसके अस्थि पंजर होते हैं उसको आके वहां पे समर्पित कर देते हैं। तो रास्ते में उनको ऐसे देवताओं के जगह जगह पे मंदिर भी मंदिर क्या मतलब पहाड़ों में जगह जगह पे ऐसी चीजें बना दी जाती हैं कि वो उनके देवताओं की जगह है, और वो लोग क्या करते थे, पहाड़ों को नाम भी दे देते थे अपने देवताओं का। आज भी अगर आप लोग इधर की साइड निकले, पहाड़ों की साइड निकले तो पहाड़ियों का क्या होता है कि वो हर एक पहाड़ पे अपने देवता का वास बताते हैं कि हमारे देवता यहाँ रहते हैं। इसीलिए पहाड़ आज भी सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि वो उनको अपने देवता से जोड़ते हैं। पहाड़ी लोग क्या करते हैं, अपने पहाड़ों को अपना देवता समझते हैं और चाहते हैं कि इनको कोई नष्ट ना करे। इस वजह से आज भी पहाड़ हमारे संरक्षित है, सुरक्षित हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि वहां पर हर रंग बिरंगी झंडियां लगी होती हैं, और जो जानवरों के अस्थि पंजर होते हैं वो रखे रहते हैं, तो वहां पर वो समर्पित किए जाते हैं। यस, अब कौन पढ़ेगा भूमिका? भूमिका जैद, जैद फिदा, सो रहे हैं बच्चे बिल्कुल। भूमिका और जैद फिदा, नो रिस्पॉन्स। यशमीत, ओके जैद, आपके पास बुक है बेटा? ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके यशमीत, स्टार्ट बेटा। हाँ, तो यहाँ पर यस यशमीत रुको बेटा। यहाँ पर बताया है कि जब उन्होंने घोड़े कर लिए थे और वो चल रहे थे तो अब आ गया था उतराई का रास्ता।
ठीक है, जब पहाड़ों पे चलोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आपको थकान महसूस होगी, लेकिन जब उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खुद ही फटाफट चलते चले जा रहे हैं। तो अब उतराई का रास्ता आ गया था, लेखक बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अब रास्ता और आसान लगने लगा था, लेकिन मेरा घोड़ा जो था, मतलब लेखक का जो घोड़ा था, वो बहुत धीमे चल रहा था, वो पीछे और पीछे पीछे होता चला रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद चढ़ाई पर चढ़ने के कारण ये थक चुका है, इसलिए मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मतलब जब घोड़ा सुस्त होने लगता है तो आपने देखा होगा कि जब उसकी पीठ पर मारो या जब तांगे वाले उसको एक डंडा मारते हैं पतला सा, तो वो तेज दौड़ने लगता है, लेकिन लेखक ने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि हो सकता है घोड़ा भी थक गया हो, तो वो उसको मारना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ऐसे धीरे 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 करके उनका घोड़ा बिल्कुल पीछे रह गया और पिछड़ गया। तो फिर उसके बाद जब दो रास्ते उनके सामने आए तो उसने गलत रास्ता पकड़ लिया, घोड़े ने गलत रास्ता पकड़ लिया और वो 1.5 मील आगे चले गए गलत रास्ते पर। जब एक बीच में घर दिखा तो उन्हें पता चला कि वो गलत रास्ते पर आ गए हैं, जो सही रास्ता था वो 1.5 मील पीछे छोड़ के आ चुके हैं। तो फिर वापस जो लेखक हैं वो मुड़े और सही रास्ते की ओर चलने लगे। यस, पलक स्टार्ट बेटा। पलक, यस बेटा स्टार्ट। लौटकर उसी को पकड़ा, पढ़ना है पेज नंबर 27। ठीक है, फिर लौटकर उसी को पकड़ा, 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। 17 बेटा, लाइन नंबर है 17। यस बेटा। हम्म। थुप्पा मिल गया, यस बेटा। अब यहाँ पर बताया है कि उन्होंने फिर उसके बाद जब वो रास्ता भटक गए थे, उन्हें पता चला कि वो रास्ता भटक चुके हैं, फिर से दोबारा वो अपने घोड़े को पीछे करके सही रास्ते पर गए। तो वो शाम तक जो थे अपना जो गांव था जहाँ पहुँचना था उनको, वो पहुँचे, उससे बस 1 मील दूर ही रह गए थे। उसके बाद उनका जो दोस्त था, जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका दोस्त जो सुमति था वो गुस्से से भरा हुआ बैठा था कि रह कहाँ गए। और जैसे ये पहुंचते हैं तो वो अपना गुस्सा उनके ऊपर जाहिर करता है, उनके ऊपर प्रकट करता है कि तुम कहाँ रह गए थे। तो यहाँ पर वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि मेरा कसूर नहीं है, यहाँ पर मेरा कोई दोष नहीं है, तुम मेरे घोड़े को देखो कितना सुस्त है, इसकी वजह से मैं पीछे रह गया था और रास्ते को भटक गया था। मुझे तो लगता था कि मैं यहाँ पर रात में पहुंचूंगा, फिर भी मैं जल्दी पहुंच गया हूँ। तो वो बताते हैं, लेखक बोलते हैं कि जितना तेज मेरे दोस्त सुमति को गुस्सा आता था, उतनी जल्दी उसका गुस्सा चला भी जाता था। तो वो बताते जो सुमति है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार करते हुए चाय पी गया, इतनी ढेर सारी चाय पी गया कि तुम कब आओगे। तो फिर यहाँ पर बोलते हैं कि जब मेरे दोस्त का गुस्सा उतर गया, फिर हम लोगों ने क्या किया, हमको रहने की भी यहाँ पर अच्छी जगह मिल गई। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें रहने के लिए यहाँ पर इतनी अच्छी जगह मिल जाएगी, तो हमें रहने के लिए भी अच्छी जगह मिली। पहले हम लोगों ने चाय सत्तू पिया। सत्तू आप लोगों को पता होगा, एक तरह का दाल का पिसा हुआ पदार्थ रहता है, उसको आप पानी में भी घोलकर पी सकते हैं। और उसके आप लोगों ने देखा होगा कि बाटी चोखे में सत्तू का प्रयोग होता है, तो वो भी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमने सत्तू पिया, चाय पी और उसके बाद थुप्पा खाया। थुप्पा एक पहाड़ी व्यंजन होता है बेटा, पहाड़ी डिश होती है, उसमें सूप होता है, ठीक है, एक तरल पदार्थ होता है, उसमें नूडल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, तो उसको थुप्पा कहते हैं। तो उन लोगों को वहां पे खाने को थुप्पा मिला।
तो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि उनके दोस्त का नाम क्या था, सुमति था। उनके जो मित्र थे उनका नाम था सुमति, जो मंगोल जाति से आते थे। ठीक है, मंगोल जाति से आते थे, उनके दोस्त का नाम था सुमति। यस, अब कौन पढ़ेगा? एलिस, एलिस करण सिंह। और कौन पढ़ेगा बेटा? किसके पास बुक है? एलिस, डू यू हैव बुक बच्चे? बुक है आपके पास? ओके बेटा, तो 28 पेज नंबर 28 से स्टार्ट करो, फर्स्ट लाइन से। यस बेटा। तिंगरी, समाधि गिरी। सुमति, यजमान थे। खातम, हफ्ता भर, हफ्ता, बांट दो, ल्यासा, सुमति ने। यस, ओके एलिस, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, जो लेखक है वो बोलते हैं, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, मतलब वो और उनके सुमति जो मित्र थे वो वहाँ पे विशाल मैदानों में, तिंगरी के विशाल मैदानों में पहुंच चुके थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू, आप लोग को पता है टापू क्या होता है? जिसके चारों तरफ समुद्र रहता है और बीच में एक स्थान होता है जहाँ मिट्टी होती है, जहाँ पर आपको धरती मिल सकती है, तो वो टापू कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बीच में एक मैदान है जो एक टापू सा प्रतीत हो रहा है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। बीच में जो एक टापू के समान जो मैदान था उसका क्या नाम था? उसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। उसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति ने कितने यजमान थे? यजमान का मतलब होता है बेटा, जैसे कोई आप पंडित जी देख लीजिए, या अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग देख लीजिए, पास्टर देख लीजिए, पंडित देख लीजिए, या मौलवी साहब देख लीजिए। तो उनको अटेंड करने वाले, जब वो किसी के घर जाएं, जो उनको अटेंड करते हैं, बहुत अच्छे से उनका स्वागत सत्कार करते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उनके यजमान। क्या कहलाते हैं उनके? हिंदी में उसको कहा जाता है उनके यजमान कहलाते हैं। जब अपने किसी गुरु का स्वागत किया जाता है तो वो जो स्वागत करने वाला होता है उसे यजमान कहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उनके काफ़ी यजमान थे, क्योंकि सुमति जो थे मंगोल जाति से आते थे और उनके काफ़ी यजमान रास्ते में मिले हम लोगों को, उन्हीं की वजह से हमको अच्छी रहने की जगह मिली, ठीक है, और खाने पीने को मिला। तो सुमति जो है वहाँ पहुँचने के बाद क्या है, चाहते हैं कि वो अपने एक दो यजमानों के घर चले जाएं, लेकिन उनको क्या बोला लेखक ने कि तुम अभी मत जाओ, अगर तुम अभी जाओगे तो तुमको 1 हफ्ता लग जाएगा। और यजमानों के जाके क्या करते हैं सुमति, सुमति क्या करते हैं, सबको गंडे बांधते हैं। गंडे क्या होते हैं कि एक तरीके का कपड़ा होता है उनका, जो तिब्बती लोगों का जो बता रहे हैं, एक तरीके का कपड़ा होता है, उसको हाथ पर बांध देते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं, लेखक ने बोला है कि सुमति जो है उनके गंडे बांधते थे, तो हमने उनको बोला कि तुम वहां मत जाओ। वहां पर जाने से सुमति को क्या मिलता था, जब वो अपने यजमान के घर जाते थे तो उनको उस भिक्षा के रूप में कुछ खाने के पदार्थ, कुछ पहनने के पदार्थ, मतलब ये सब चीजें उनको मिलती थी, खाने आदि की चीजें उनको मिलती थी भिक्षा के रूप में, जो वो लेकर आते थे। तो यहाँ पर लेखक ने बोला उनको कि तुम मत जाओ, मैं तुमको लंकोर पहुंचकर तुमको सॉरी ल्यासा पहुंचकर तुमको रुपए दे दूंगा, जो तुम्हारा गुजर बसर आराम से चल जाए। और सुमति ने इसको स्वीकार कर लिया, सुमति ने उसको स्वीकार कर लिया। यस वाहिब, स्टार्ट बेटा इसके आगे से। यस, तो यहाँ पर जो है लेखक बता रहे हैं कि हम उसके बाद क्या थे, जब आगे की ओर बढ़े तो हम अधिक छोटे जो वहाँ की जो जगह थी, दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला, ठीक। तो फिर उसके बाद तिब्बत की धूप में बहुत कड़ी मालूम होती थी, यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती थी। मतलब तिब्बत की जो गर्मी है वो इस तरीके की है, अगर हमने सर ढाक लिया मोटे कपड़े से तो धूप हमको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चले, ललाट धूप चल रहा है और पीछे कंधा बर्फ हो रहा है, क्योंकि वहां पर धूप की भी तेजी है लेकिन वहां पे ठंडक भी है। तो हमारा जो कंधा था वो तो ठंडा पड़ रहा था, लेकिन जो हमारे सीधे मुंह पे धूप पड़ रही थी तो उससे हमारा जो ललाट था, हमारा जो मुंह था वो जल रहा था, ठीक है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति परिचित तिंगरी में भी थे लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना लेकर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो वहां पर सुमति के एक और यजमान थे, तो उन्होंने बहाना करके कहा कि शेखर विहार से चलते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। मठ क्या होते हैं, जहां पर वो अपने छोटी छोटी जो वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जहाँ पर रहते हैं। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म के अनुयायी किस तरीके से देखने में होते हैं,
ठीक है। तो वो जो मठों में बटे हुए थे, जिनके मजदूर फिर उसके बाद बता रहे हैं अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में ही मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां एक भिक्षु भेजा जाता है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो खेती के इंतजाम को देखते हैं और जो राजा से कम नहीं होते, मतलब वहां पे उनका सब आदर करते हैं। जितने भी लोग वहां काम करते हैं वो उनका आदर करते हैं। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र थे, मतलब बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, वह बहुत ही प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, मतलब वो तो भिखारी के भेष में थे। तो लेखक बोले इसके बावजूद वो मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिले, बहुत ही प्रेम पूर्वक मिले। ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन के अनुवाद हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। कितनी पोथियां रखी हुई थी? 103 पोथियां रखी हुई थी। ठीक है। मेरा आसन वहीं लगा, वह बड़े मोटे कागज अक्षरों में लिखी थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति ने फिर कहा कि मेरे यहाँ पे यजमान रहते हैं, क्या मैं उनके पास चला जाऊं? और लेखक ने सोचा कि मैं खुद अब किताबों के बीच में हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो तुम जा सकते हो। और लेखक ने सोचा था कि 2-3 दिन लगेंगे सुमति को लेके। सुमति दोपहर तक वापस आ गए। ठीक है। फिर तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई ली। मतलब वहां से फिर उसके बाद जब सुमति आ गए तो हमने वहां पर भिक्षु नमसे से विदाई ली और वहां से चल पड़े। तो ये था आपके सामने यात्रा वृत्तांत। एक पूरी यात्रा का जो जो उन्होंने अनुभव किया था लेखक ने, वो आपके सामने लाहुल सांकृत्यायन ने, तो वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ये पाठ आप लोगों को समझ में आया? ओके। मंडे मंडे को हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑलराइट बेटा? ओके, बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे बेटा।